क्योंकि उनके जो आका हैं उनकी दुकान भी उन्हीं की वजहों से चलती थी। अब उनकी भी दुकान बंद हो रही है और उनकी भी दुकान बंद हो रही है। अभी आपने पीछे देखा होगा, एक स्टेटमेंट आई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। उन्होंने कहा मेरी सरकार आई तो पोर्टल ही बंद कर दूंगा सारे। सबसे पहले तो दीपेंद्र भाई को बोलेंगे कल से एयर टिकट ऑनलाइन ना करें, रेलवे टिकट ऑनलाइन ना करें, बिजली का बिल ऑनलाइन ना भरे, पानी का बिल ऑनलाइन ना भरे, और अपने घर से शुरुआत कर देना इस बात की कि मैं कोई भी पोर्टल टच नहीं करूंगा। अरे इस देश के, इस प्रदेश के युवाओं के अधिकार कैसे छीन सकते हैं जिनके हाथ में स्मार्टफोन है, जो स्मार्टफोन लेकर के कहता है मुझे सारी सुविधाएं इसी के ऊपर मिलनी चाहिए, और अगर सरकार वो सुविधाएं दे रही है तो आप कौन होते हैं उसे छीनने वाले? आप चंद ऐसे लोग जिन लोगों की वजहों से आपकी सरकार के अंदर लैंड की कमीशन खोरी चलती थी। हाँ, ये कहते अगर कि भैया आपने जो पोर्टल व्यवस्था शुरू करी है उसमें कोई कमी रह गई, उस कमी को दूर करिए, ये कहते तो एक अच्छा जवाब जरूर होता। लेकिन आप तो घर में बंद ही कर दूंगा। तो अब तो ये प्रदेश की जनता ने निर्णय लेना, युवाओं ने, कि ऐसी सरकार चाहिए जो धमकी दे रही है जी आने वाले टाइम में मैं आपसे सारी ऑनलाइन व्यवस्थाएं खींच लूंगा, या ऐसी चाहिए जो कह रही है कि आपके घर तक आपको सारी सुविधाएं पहुंचाएंगे। तो हुड्डा साहब को जवाब देना कि अगली बार आपका माइक उठे तो जनता की आवाज के लिए उठिए, बोलिए हुड्डा साहब ये अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं बच्चों के, आप बताइए। क्यों चाहते हैं प्रदेश के अंदर टेक्नोलॉजी ना हो, क्यों चाहते हैं पोर्टलों की व्यवस्था बंद कर दी जाए, क्यों चाहते हैं 112 जिसमें महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवाने पे एक फोन करती हैं तो 4 मिनट के अंदर पुलिस उनके पास पहुंच के उनको घर तक छोड़ के आती है, वो क्यों बंद करवाना चाहते हैं? क्यों नहीं चाहते कि, क्यों चाहते हैं कि एक पोर्टल, जिस पोर्टल के ऊपर सारी सुविधाएं मिलती हैं आपको, उस पोर्टल को क्यों बंद करवाना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि उस बुजुर्ग के मोबाइल के अंदर पेंशन ना जाए? क्यों चाहते हैं उस वंचित व्यक्ति के पास अधिकार ना पहुंचे? मुझे लगता है कि हमारे जो सम्मानित विपक्षी राजनीतिक दल के साथी हैं, अगर वो सब लोग ये बोलना शुरू कर दें कि हमने पूर्व में रही सरकारों में क्या किया था, ईमानदारी से एक तुलनात्मक चार्ट बना के, कंपैरिजन चार्ट बना के, और हमें गाली निकालें, तो यहीं से हमारा प्रचार शुरू हो जाएगा। लेकिन बशर्ते वो चार्ट तुलनात्मक होना चाहिए। एक कंपैरिजन शीट बनाए और बोले जी आपने देखिए कितना बुरा हाल किया, हेल्थ में हमने ये किया था, आपने ये किया। ये बोले थे कि आपने सड़कों में ये किया और हमने ये किया था, कृषि में आपने इतना पैसा दिया, हमने इतना दिया था, गरीबों के आवास में आपने इतना पैसा दिया, हमने इतना दिया था, पानी की व्यवस्था में हमने इतना पैसा दिया था, आपने इतना दिया, बिजली में आपने इतना दिया था, हमने इतना दिया। किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा आज के बाद से सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप देखिए ये मनोहर लाल जी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार ऐसी, तो वो हम कहते हैं यार आप हमें गाली निकाली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक कंपैरिजन चार्ट तो रख दीजिए सामने। ये तो दिखाइए हमने ये किया सर, आपने ये किया। ये चार्ट तो बनता है ना ईमानदारी से किसी भी राजनीतिक पार्टी में। लेकिन आप देखिएगा भागते हुए नजर आएंगे आपको। बुरा मत मानिए, मेरा गलत शब्द थोड़े गलत हो सकते हैं, लेकिन आप कितनी बार, जितनी बार आप उनके पास जाएंगे, अपना माइक लेके जाइए, सम्मानित अपनी आईडी लेकर के जाइए, उनके मुंह के आगे डालिए, उनसे पूछिए भाई साहब हमें ये तो बता दीजिए, भ्रष्टाचार को छोड़ के मनोहर लाल जी की सरकार चुनौती देकर के जा रही है बार बार, वो कह रही है कोई तो क्षेत्र बता दीजिए जिस क्षेत्र में आपने हमसे ज्यादा पैसा या हमसे ज्यादा काम किया हो। 1200 करोड़ रुपया सालाना, 1200 करोड़ रुपया सालाना हम बचा रहे हैं। जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था वो 1200 करोड़ रुपए जो बच रहे हैं, जिन दुकानदारों ने उसकी ठेकेदारी ले रखी थी, वो जरूर पीड़ा में है। और वो पीड़ा में क्यों रहेंगे? क्योंकि उनके जो आका हैं उनकी दुकान भी उन्हीं की वजहों से चलती थी। अब उनकी भी दुकान बंद हो रही है और उनकी भी दुकान बंद हो रही है। अभी आपने पीछे देखा होगा, एक स्टेटमेंट आई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। उन्होंने कहा मेरी सरकार आई तो पोर्टल ही बंद कर दूंगा सारे। बोला ना उन्होंने, मैं पोर्टल बंद कर दूंगा। तो मैं कहता हूँ हुड्डा साहब चलो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो दीपेंद्र भाई को बोलेंगे कल से एयर टिकट ऑनलाइन ना करें, रेलवे टिकट ऑनलाइन ना करें, बिजली का बिल ऑनलाइन ना भरे, पानी का बिल ऑनलाइन ना भरे, और अपने घर से शुरुआत कर देना इस बात की
कि मैं कोई भी पोर्टल टच नहीं करूंगा, कोई भी ऑनलाइन व्यवस्था टच नहीं करूंगा। अपने घर से शुरुआत कर दें, अपने घर के अंदर वही माहौल ले आए जो 1963-65 में होता था। उसके बाद प्रदेश की जनता को बोली, देखिए मैंने तो बंद कर दिया, अब तुम्हारी भी अधिकार छीनूंगा मैं, अब तुम सब बंद कर दो। अरे इस देश के, इस प्रदेश के युवाओं के अधिकार कैसे छीन सकते हैं जिनके हाथ में स्मार्टफोन है, जो स्मार्टफोन लेकर के कहता है मुझे सारी सुविधाएं इसी के ऊपर मिलनी चाहिए, और अगर सरकार वो सुविधाएं दे रही है तो आप कौन होते हो उसे छीनने वाले? आप चंद ऐसे लोग जिन लोगों की वजहों से आपकी सरकार के अंदर लैंड की कमीशन खोरी चलती थी, उन चंद लोगों की वजहों से आप बच्चों के अधिकार छीन रहे हैं। भाई अक्रॉस द जाति, अक्रॉस द धर्म, कोई भी बच्चा इस प्रदेश का रहने वाला होगा वो नहीं चाहेगा कि मुझे भी सरकारी सुविधाएं मेरे मोबाइल पे आनी चाहिए। वो गरीब व्यक्ति, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं उत्तराखंड चुनावों में था, मैं इंचार्ज था वहां पर मीडिया का। तो एक दूर दराज के इलाके में एक बागेश्वर एक जगह है, वहाँ पर मैंने एक बुजुर्ग महिला से मिला। तो मैं उससे पूछा जी कि आप जो है क्या फ़र्क आया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और पहले की? तो उन्होंने कहा देखो एक बड़ी बात तो ये है, मैं 5 योजनाओं को लेती हूँ, सरकारी योजनाओं को। पहले मुझे 3 पहाड़ पार करके जाना पड़ता था हर योजना के लिए, और सबकी तारीख अलग अलग होती थी। हर तारीख पे अलग अलग जगह जाती थी, कहीं से 500 रुपये मिलते थे, कहीं पे 750 रुपये मिलते थे, कहीं पे 300 रुपये मिलते थे, हर बार मुझे जाना पड़ता था। अब क्या हो गया जी, मेरे सारा का सारा मोबाइल के अंदर आ जाता है। मुझे तो मोबाइल चलाना नहीं आता, लेकिन मेरी मोहल्ला छोटा सा गाँव होता है, वहाँ पर तो आपने देखा है पहाड़ों के अंदर तो 5-5 घरों के गाँव होते हैं, 6-6 घरों के। तो उसने कहा हमारे गली के अंदर एक लड़का है, उसको चलाना आता है। अब वो कहता है जी आ गए पैसे, अब मैं उसको बोलती हूँ उसको भेज दे, कहती चले भी गए, मुझे तो कहीं जाना ही नहीं पड़ता। तो जब बुजुर्ग आदमी इस फैसिलिटी को ले रहा है अब, और वहां पर, और वो भी कैसे पहाड़ी क्षेत्र के अंदर, और हरियाणा तो मुझे लगता है कि एक बड़ा पढ़ा लिखा जिसे कहते हैं प्रदेश माना जाता है, पढ़ा लिखा प्रदेश कहूँगा मैं इसे, क्योंकि मैक्सिमम एनसीआर हमारा हरियाणा जो एनसीआर के अंदर आता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिससे आप बात करोगे जिसका इंटेलेक्ट लेवल मुझे लगता है किसी ब्यूरोक्रेट से नीचे नहीं होगा। किसी से बात करिए आप, दूर दराज के खेतों में जाकर, गाँव में, बहुत जो कटे हुए गाँव है वहां पर भी जाके देखिए, उसका भी मेंटल लेवल इज सो हाई। उस बच्चे के अधिकार कैसे छीन लेंगे भैया चंद लोगों की वजह से? क्योंकि उनको पता है कि जो लोग मर जाते थे, जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनका जो पेंशन होती थी वो खाने वाले भी बीच में थे, दूसरे कोई अधिकार होते थे उसके बीच में भी खाने वाले बिचौलिए होते थे। तो अब क्या बिचौलियों की सरकार चाहिए क्या प्रदेश को? प्रदेश को तो वो सरकार चाहिए जो ईमानदारी से उनके पैसे उन तक पहुंचा दे। हाँ, ये कहते अगर कि भैया आपने जो पोर्टल व्यवस्था शुरू करी है उसमें कोई कमी रह गई, उस कमी को दूर करिए, ये कहते तो एक अच्छा जवाब जरूर होता। लेकिन आप तो कह रहे मैं बंद ही कर दूंगा। तो अब तो ये प्रदेश की जनता ने निर्णय लेना, युवाओं ने, कि ऐसी सरकार चाहिए जो धमकी दे रही है जी आने वाले टाइम में मैं आपसे सारी ऑनलाइन व्यवस्थाएं खींच लूंगा, या ऐसी चाहिए जो कह रही है कि आपके घर तक आपकी सारी सुविधाएं पहुंचाएंगे। तो ये तो हुड्डा साहब को जवाब देना है। तो मैंने आपसे कहा कि अब तो वो वक्त आ गया है जब सरकार से नहीं, विपक्ष से पूछ करके आइए, उनसे पूछिए कि भाई मनोहर लाल जी तो कहते हैं आइए मेरी कमियां निकालिए, आप ये बताइए ना कि इसमें कितना पैसा और देना चाहिए था, इलेक्ट्रिफिकेशन में कितना पैसा और चाहिए था, हमने कितना दिया था, कृषि पे आपने कितना दिया था? अरे कृषि प्रधान प्रदेश है ये, तो कृषि पे ही बता दीजिए ना। आपको तो याद होगा इसी पद पर कोई बैठा था हुड्डा साहब की सरकार में, और हुड्डा साहब ने किसी को मुआवजा दिया था, वो मुआवजा शायद 2 रुपये से नीचे का था या 2.5 रुपये का था। तो उसमें किसी ने हुड्डा साहब से पूछा कि जी आपने मुआवजा दिया है किसान को, ये मुआवजे की रकम है, ये चेक दिखाया उसने, तो खंडन आया, सॉरी आई, अपॉलॉजी आई मीडिया एडवाइजर की तरफ से। उन्होंने कहा गलती से हमसे 25 पैसे फालतू चले गए। ये तो ऑन द रिकॉर्ड है, आप सब लोग जर्नलिस्ट हैं, आपको मालूम है। तो ये जिसे कहते हैं किसानों के साथ हुआ, ऐसे ही गरीबों के साथ हुआ। अरे कितने गरीबों के लिए घर आपने बनाए थे, कितने हमने बनाए, देख लीजिए। आपने तो एक हमारे प्रदेश के अंदर एक बड़ा अच्छा, जिसे पीएसयू कहते हैं, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हुआ करता था पहले, आपने तो उसको लगभग बनसाई करवा दिया था। अरे भाई इतने अच्छे अच्छे हमारे सेक्टर डेवलप होते थे, इतने अच्छे हमारे घर बनते थे नक्शे के हिसाब से, आपने वो भी बनते वाले। तो आप प्रश्न तो ये उठता है कि हुड्डा साहब जवाब दें कि
कि भाई मेरी सरकार में ये होता था, भ्रष्टाचार को छोड़ के, कि मेरी सरकार में ये होता था, आपकी सरकार में क्यों नहीं हो रहा। कंपैरिजन करके लेके आए। मैं तो आपको चुनौती देता हूँ, कल किसी भी कांग्रेसी से, किसी भी राजनीतिक पार्टी से, इनेलो से या किसी से भी पूछिए जी आप कमी तो निकालिए। अच्छा, आप क्या करते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हमारे। अरे कैसे आ जाएंगे भाई, कोई वजह तो हो आपके आने की। सिर्फ आ रहे हैं, आ रहे हैं कहने से थोड़ी आ जाएंगे आप। कोई वजह बताइए हम क्यों आ रहे हैं। आपके चंद 100-200 लोग होंगे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके धंधों पर चोट लगी है, वो जरूर मैं देखता हूँ वो पेट में से उनकी आवाज़ निकलती है जब नारे निकालते हैं। तो वो उनकी आवाज़, उनकी आस्था नहीं है हुड्डा साहब के प्रति, वो उनका जो है ना, वो जिसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है उनकी, जो पीड़ा के रूप में मुंह से निकलती है। अगर वो बेरोजगारी पीड़ा के रूप में ना निकले, हुड्डा साहब के प्रति अपनी आस्था प्रकट करेंगे ना जिस दिन एज ए नेता, तो वो प्रश्न हुड्डा साहब से भी पूछेंगे। भाई मेरे भी तो बच्चों के भविष्य का सवाल है। आज मैं आपके माध्यम से कुछ भ्रष्टाचार के चलते कमा जरूर लूँगा, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं, क्या मैं उनको गर्त में धकेल दूँ? जो सुविधाएं, व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, क्या उन व्यवस्थाओं और सुविधाओं से अपने बच्चों को वंचित कर दूँ? अगर वो लोग भी ईमानदारी से पूछेंगे तो शायद हुड्डा साहब के पास जवाब नहीं हो। तो मैं तो आपसे एक ही आग्रह करूँगा, एक ही प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं, इस प्रश्न को बार बार लेकर के जाइए। 50 नहीं 100 फील्ड निकाल लीजिए, 100 क्षेत्रों के अंदर पूछिए कि वो तो बार बार कहते हैं जी हमने आपसे ज़्यादा किया, आपने ज़्यादा किया तो बता दीजिए। सरकारी आंकड़ा तो दोनों के पास है, सरकारों में रहे हैं अधिकारी, उन्हें भी जानते हैं और अधिकारी हमारे पास भी है। उन्हीं अधिकारियों से हमसे भी चिट्ठी लिख के बोले कि भाई मेरे पास तो रिकॉर्ड नहीं है, 2004 से लेकर 2014 के बीच का रिकॉर्ड जरा मुझे निकलवा दीजिए, हम निकाल के दे देंगे उनके हाथ में। हम दोनों मिलकर करते हैं इस काम को। चलिए, हुड्डा साहब को बोलते हैं आप भी करिए और हम भी करते हैं, दोनों का कंपैरिजन शीट बनाते हैं, आपके सामने रखते हैं, आप जनता के बीच में लाइए। ईमानदारी से जब उस बात को रखेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो हम तो यही कह रहे हैं कि भाई प्रदेश की जनता को निर्धारित करने दीजिए, प्रदेश की जनता निर्धारित करेगी, वो बच्चे निर्धारित करेंगे। जिन बच्चों को हुड्डा साहब चुनौती दे रहे हैं कि अगर गलती से मैं आ गया तो आपके सारी ऑनलाइन व्यवस्थाएं बंद कर दूंगा, ये हुड्डा साहब का कहना है। वो बच्चों से कह रहे हैं, हमसे नहीं कह रहे हैं। वो युवाओं से कह रहे हैं कि मैं ऐसी व्यवस्था ले आऊंगा जिस व्यवस्था में हरियाणा 1970 जैसा, 72 जैसा नजर आना शुरू होगा। तो आप बोल बच्चों को निर्धारित करना वैसी व्यवस्था चाहते हैं या और प्रोग्रेसिव पॉलिसीज चाहते हैं प्रदेश की? अगर प्रोग्रेसिव पॉलिसीज चाहते हैं प्रदेश की, तो मुझे लगता है कल्पना ही छोड़ देनी चाहिए अब सब राजनीतिक पार्टियों को कि दूसरी कोई राजनीतिक पार्टी अब हरियाणा के अंदर कभी आ भी सकती है। आने वाला तीसरा टर्म भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का रहने वाला है, और वो इसलिए रहने वाला है क्योंकि हमने करके दिखाया। अगर हमने ना किया होता तो हमें चुनौती दी जा सकती थी, हमने किया इसलिए हम चुनौती देके जा रहे हैं। बताइए कैसे करेंगे आप? तो मैं तो इतना ही आग्रह करूंगा आपसे कि अगली बार आपका माइक उठे तो जनता की आवाज के लिए उठिए, बोलिए हुड्डा साहब ये अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं बच्चों के, आप बताइए मुझे। क्यों चाहते हैं प्रदेश के अंदर टेक्नोलॉजी ना हो? क्यों चाहते हैं पोर्टलों की व्यवस्था बंद कर दी जाए? क्यों चाहते हैं 112 जिसमें महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवाने पे एक फ़ोन करती हैं और 4 मिनट के अंदर पुलिस उनके पास पहुंच के उनको घर तक छोड़ के आती है, क्यों बंद करवाना चाहते हैं? क्यों नहीं चाहते कि, क्यों चाहते हैं कि एक पोर्टल, जिस पोर्टल के ऊपर सारी सुविधाएं मिलती हैं आपको, उस पोर्टल को क्यों बंद करवाना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि उस बुजुर्ग के मोबाइल के अंदर पेंशन ना जाए? क्यों चाहते हैं उस वंचित व्यक्ति के पास अधिकार ना पहुंचे? क्यों चाहते हैं कोई गरीब व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी आवास के लिए रिक्वेस्ट ना डाले? ये क्यों चाहते हैं? इस मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। तो इसका जवाब हमारे पास तो है नहीं, इसका जवाब तो हुड्डा साहब देंगे, इसका जवाब तो वो सब राजनीतिक पार्टियां देंगी, जो राजनीतिक पार्टियां वही माहौल बनाना चाहती है हरियाणा में जो पहले होता था। तो मेरा आग्रह आपसे हाथ जोड़ के है, अगले 3-4 दिन तक हमारी रिक्वेस्ट को उन राजनीतिक पार्टियों के पास लेकर के जाइए और उनसे बोलिए, वो बोल करके गए हैं भाई सब कुछ तो बताइए। ये छोड़िए नारे लगाने, ये रैलियों में खड़े होकर नारे लगाने छोड़िए, अब जनता की बात करते हैं। जनता की बात करेंगे तो उनके पास जवाब नहीं।
सरकार की योजना, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, तो आम जन तक पहुंचा है ताकि उन लोगों को भी नॉलेज हो। गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके, उनको नॉलेज में नहीं है कि योजनाएं बहुत सारी सरकार की है, लेकिन वो एक तरह से लाभ लेने के लिए अभी तक उन तक पहुंची नहीं है उस तरह की खबरें कि हाँ, कि उनको पता हो कि हाँ मेरे लिए ये आई है योजना और उसका मैं लाभ लूँ। उसके लिए किस तरह से प्रयास होंगे आप लोग? देखिए, उसके लिए हमारा संगठन है, लेकिन एक माध्यम मैं आपको आपके आपके मुंह पे ही तारीफ कर रहा हूँ आपकी, उसका दूसरा बड़ा माध्यम आप ही लोग हो सकते हैं, क्योंकि सरकार ने योजनाएं बनाई है, हम तो उसको जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचाते हैं उन योजनाओं को। और एक अच्छी बात यह है, आप एक नई बात जो शुरू हुई है अब देश के अंदर, अब कोई ये नहीं सोचता कि मैं कहाँ से आता हूँ, और हम भी लोगों से कहते हैं कि आप ये मत सोचिए मैं कहाँ से आता हूँ, अब ये सोचिए मुझे जाना कहाँ पे है। क्योंकि यहाँ पे ना चीज़ें सेट हो रखी थी कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर, आईपीएस का बच्चा आईपीएस, मतलब ये सेट हो रखा था। और जो गरीब व्यक्ति था वो सोचता ही नहीं था, वो सोचता था मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास ये सब चीज़ें पाने का अधिकार रहेगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप ये मत सोचिए मैं कहाँ से आता हूँ, अब ये सोचिए मुझे जाना कहाँ पर है, और आपने जहाँ जाना है उसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। और क्योंकि आपने योजनाओं की बात करी, तो मैं भी कहता हूँ कि हाँ, इतना कुछ देने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारे प्रचार में कुछ कमी तो रही होगी, उस कमी को दूर करना है। उसको दूर करने के लिए हमारे पे 3-4 माध्यम होते हैं। एक ब्यूरोक्रेसी, सरकारी तंत्र होता है, दूसरा जर्नलिज्म होता है, और तीसरा माध्यम जो होता है वो संगठन होता है। हम तीनों के माध्यम से कोशिश करेंगे कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं जनता तक पहुंचे, और जनता अवेयर हो उस बात के लिए कि मेरे लिए सरकार ने क्या क्या किया। अगर मैं कहीं वंचित रह गया हूँ उससे, तो उसको कैसे पाना है मुझे, उसके लिए एक इन्फॉर्मेटिव, अगर हम कोई ऐसे प्रोग्राम शुरू करें आप ही के माध्यम से कि लोगों को कम से कम एक एक योजना के बारे में भी बताना शुरू करेंगे, तो उन्हें कम से कम ये ज्ञान तो हुआ कि देखिए ये तो मुझे पता ही नहीं था। ऐसा बहुत कुछ होता है। हम जैसे मान लीजिए हम सब लोग एक टाइप से मिडिल क्लास ही लोग हैं, सबसे ज़्यादा जो अनअवेयर है किसी भी योजना के बारे में वो पूरे देश में ही मिडिल क्लास होता है। वो सुबह रोकने के लिए निकलता है, शाम को घर आता है। एक गरीब व्यक्ति होता है, अगर उसको पता चले मुझे प्लॉट मिलने वाले हैं, मुझे छोटा आवास मिलने वाला है, तो उनको जल्दी जानकारी मिल जाती है। लेकिन वहाँ पे उनको चैलेंज क्या आता है? चैलेंज ये आता है कि कई बार उन्हें ये नहीं पता चलता मुझे लेना कैसे है। जैसे हमारा परिवार पहचान पत्र है, अब परिवार पहचान पत्र के बारे में एक दुष्प्रचार किया गया, यानी क्या है परिवार पहचान पत्र। अब परिवार पहचान पत्र में है क्या कि एक बार फिजिकली, या तो रोज रोज सरकारी दफ्तरों की लाइनों में लगो, या एक बार फिजिकली जाकर के परिवार पहचान पत्र बनवा। उसके बाद जिंदगी भर हरियाणा प्रदेश के नागरिक को किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास लॉगिन होगा, आईडी होगा, पासवर्ड होगा। योजना आपने निर्धारित करनी है, डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं, जिस योजना के लिए आप पात्र हैं वो योजना आपके घर तक पहुंचेगी एक बार परिवार पहचान पत्र बनने के बाद। तो एक बार का स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल से अगर जिंदगी भर का स्ट्रगल खत्म होता है तो मुझे लगता है इससे अच्छी कोई योजना नहीं हो सकती।